जय हिंद। आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 3.5। ये क्लास 10th का मैथ है NCERT। तो दोस्तों ये क्लास 10th का मैथ है NCERT, उसका प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स कृपया ध्यान देकर इस प्रश्न को देखिए। बहुत ही आसान तरीका से, जो तरीका आपको समझ में आ जाए उस तरीका से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोल क्या रहे दोस्तों, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखिए कुछ रैखिक समीकरण दिया गया है, इसमें से किसका एक अद्वितीय हल होगा। देखिए कंडीशन क्या बोला, अद्वितीय हल। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। किसका कोई हल नहीं होगा, और इसमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका कोई हल नहीं होगा। और आगे बोला है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशन हमको आया, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि हम पिछला क्लास में इसका एक अच्छी तरह से समझा दिए थे कि कब कोई समीकरण अद्वितीय हल होता है, कब कोई नहीं हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि आप यह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और हम आई बटन में भी दे देंगे। तो चलिए, तो दोस्तों देख लेते हैं अद्वितीय हल। क्या हम बताए थे कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो वह अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और जब अब यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का। देखिए गाइज a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा किससे, c1/c2 से। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का क्या कंडीशन है, तो देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 यदि ये तीनों इक्वल हो जाता है, तीनों बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इसका अनेकों हल ज्ञात करना संभव है। तो गाइस आपको क्या समझ में आया कि जब ये बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा, और जब ये दोनों बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा, और यदि तीनों बराबर हो गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देख लेते हैं इस कंडीशन को। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि अद्वितीय हल है, यदि अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्र गुणन से निकलना है। कौन सा विधि दोस्तों, वज्र गुणन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नया विधि आया, नया तरीका आया, तो देख लेते हैं वज्र गुणन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, देखिए हम एक सर्कल बनाते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें x, अब देखिए इसमें 2 समीकरण है तो इस तरह से 2 सर्कल बनेगा ABC। तो देखिए ये तो 1 वाला हो गया कैटेगरी, ये 2 वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ऊपर से चलते हैं, यानी कि B से चलते हैं। ठीक है, B से चलेंगे और B पर रुक जाएंगे। ठीक है, B1। अब देखिए इसमें भी इस तरह से चलेंगे और अंततः B पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किए हैं, B से स्टार्ट किए हैं। देखिए गाइस
ये देखिए बी से स्टार्ट की है, बी के बाद क्या है सी, सी के बाद ए के बाद बी, तो इस तरह बी सी ए बी, ठीक है। उस तरह से 2 वाला में देखिए B2 C2 A2, उसका क्या आ जाएगा B2। अब यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x का फॉर्मूला हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये y के फॉर्मूला हो गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए खाली लॉजिक ध्यान में रखिएगा, और ये दोनों के बट्टा में लिख देंगे, दोनों के बट्टा में। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए करना क्या है, B1 को C2 से गुना कर देना है, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1। अब बट्टा में क्या लिखना है गाइज, A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1। ये आपका x का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से इजीली x का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब y देख लेते हैं, ये तो x का हो गया, y C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1। तो ये x और ये y का फॉर्मूला हो गया है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान लॉजिक से बताए हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आपको बोर्ड एग्जाम तक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा देंगे, आप हमारे को यकीन कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी मेथड से, इसी मेथोलॉजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉजिक्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही से हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखिए A1, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, B1 ये कितना हो जाएगा गाइज -3, और C1 कितना हो जाएगा -3। देखिए A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा -9, C2 कितना हो जाएगा -2, C2 कितना हो गया दोस्तों -2। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमको इसकी स्थिति देखना है कि कौन सा स्थिति फॉलो करता है, तो देख लेते हैं। तो देखिए A1/A2, तो देखिए कितना है A1/A2 कितना है 1/3, और देखिए B1/B2, तो देखिए कितना है -3/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3। अब देखिए C1/C2, तो देखिए C1 कितना -3 और C2 कितना है -2, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 3/2। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला कि A1/A2 और B1/B2 देखिए दोनों बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अब यहाँ पर देखिए यही ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, तो ये कोई हल नहीं का है, ठीक है। अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। हो गया दोस्तों, इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। वज्र गुणन कब लगाना है, जब अद्वितीय हल होगा तब, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे अद्वितीय हल आएगा, तो इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A1 कितना है 2, B1
B1 कितना है 1। अब देखिए C1, ये 5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे। वो कैसे? देखिए बराबर के उस पर यदि अचर पद है तो इधर करके तब लिखा जाता है, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए A2, देखिए A2 कितना आ जाएगा 3, B2 देखिए B2 कितना आ जाएगा 2, और C2 देखिए कितना आ जाएगा 8। लेकिन बराबर के उस पर है तो इस पर करके थे, यानी कितना हो गया दोस्तों -8। अब देख लेते हैं A1 बटा A2, तो देखिए A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3, B1 बटा B2, देखिए B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए ये गाइस ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, तो लिखेंगे A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2। अभी जस्ट पहले ही बताए थे कि जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का, तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तब देखिए बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन लगाना है, तब आप वज्र गुणन से या विधि से, ठीक है। तो वज्र गुणन में अभी जस्ट ही बताए थे कि x बराबर फॉर्मूला होता है B1C2 माइनस B2C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इसका लॉजिक बहुत ही आसान तरीके से कुछ देर पहले बता चुके हैं, तो यदि आप स्किप करके देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे बैक में जाइए और वहाँ अच्छी तरह से समझ के तब फिर यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों B1, तो देखिए B1 क्या है यहाँ पर देखिए, सॉरी हाँ B1, तो B1 है 1, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, डॉट का मतलब था गुना, ठीक है। C2 देखिए C2 कितना है -8, मेन माइनस ये है B2 कितना है 2 गुने C1, देखिए C1 कितना है -5 बट्टे A1 कितना है 2 गुने B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 गुने B1 कितना है 1। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 8 कम 8 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 माइनस 3 कम 3, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 में 10 में 60 गया तो 2, और देखिए 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि बट्टा में नहीं लिखा जाता, यानी कि x का मान आपको आ गया। अब देखिए y बराबर देख लेते हैं, ये तो x का है, अब y का, तो y का क्या था C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए C1 A2, अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए C1 कितना है -5 को गुना करना है कितना से A2 से, तो देखिए A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है गाइज -8 गुने A1, देखिए A1 कितना है 2, देखिए A1 B2, तो देखिए A1 कितना है A1 है 2 और B2 2 माइनस, अब देखिए A2 कितना है 3 और A2 के बाद B1, तो देखिए B1 कितना है 1 है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15 प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए 16 में से 15 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1 बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए क्या आ गया x का मान आ गया दोस्तों 2 और y का मान आ गया 1, ये आपका आंसर। तो आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए A1 कितना है 3, B1 -5 और C1, तो देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए A2 -5
देखिए A2 कितना है 6 और B2 -10 और C2 देखिए उधर इधर करके तब कितना हो जाएगा -40। अब यहाँ पर देख लेते हैं A1 बट्टा A2, तो देखिए कितना है 3/6 कट के कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। अब देखिए B1 बट्टा B2, तो देखिए B1 कितना है -5 और B2 -10 कट के कितना आ गया 1/2। देखिए C1 बट्टा C2, तो C1 कितना -20 और ये -40 कट के कितना आ गया दोस्तों 1/2। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि तीनों इक्वल है, ठीक है, लिखेंगे इसलिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर देखिए जब बोले थे कि सब बराबर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, उसका कितना हल होगा बहुत सारा हल होगा, ठीक है, अनंत इन्फिनाइट कोनो दिक्कत नहीं, कितनों हल ज्ञात करना संभव है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ से बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको अद्वितीय हल नहीं आया है, अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन है, तो हम वज्र गुणन खंड से नहीं निकालेंगे। तो आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहला का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A1 कितना है A1 1 B1 -3 और C1 -7। देखिए A2 है -3 B2 है -3 और C2 -15। अब लिखेंगे देखिए A1 बटा तुलना करेंगे A1 बटा A2, तो देखिए कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए B1 बटा B2, तो देखिए B1 बटा B2 कितना है -3 बटा -3, तो देखिए कट के कितना आ गया 1 और C1 बटा C2, तो देखिए C1 कितना है दोस्तों कहाँ गया C1, देखिए हमको C1 निकालने का जरूरत नहीं, ठीक है, तब पर भी निकाल देते हैं -7 बटा -15। हमको इसे कोनो लेना देना है ही नहीं, क्या कि पहला दूसरा बराबर नहीं हुआ तो तीसरा निकालने से कोनो फायदा है नहीं, ठीक है, हमको पहला दूसरा देखना है, पहला दूसरा बराबर हो गया तब तीसरा निकालना है, ना तो छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखने से लगता है कि पहला दूसरा इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे दोस्तों अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, ठीक है। लेकिन क्या बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन से निकालना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वज्र गुणन खंड विधि बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है, ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। तो देखिए मान पुट कर देते हैं, तो B1 देख लेते हैं, B1 कितना है -3, B1 कितना है -3 गुणे C2, तो देखिए C2 कितना -15 मेन माइनस B2 कितना है -3 गुणे C1, देखिए C1 कितना है -7 मेन बट्टा A1 B2, तो देखिए A1 कितना है A1 1 है गुणे B2 A1 B2 -3 मेन माइनस A2 कितना है 3 गुणे B1, तो देखिए B1 कितना है -3। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 15 45। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 21 मेन बट्टा, देखिए 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस और 3 9, तो देखिए आगे 45 में से 21 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6, इसको काट देंगे तो 6 चौक 24। आपका आंसर x का मान कितना आ गया 4। अब देखिए C1 यहाँ पर देख लेते हैं, C1 कितना है -7 गुने A2 कितना है 3 मेन माइनस C2 कितना है दोस्तों -15
गुने A1 कितना है 1 मेन बट्टा A1 देखिए A1 कितना है 1 गुने B2 माइनस 3 माइनस A2 3 गुने B1 तो देखिए B1 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए गाइस एक चीज़ बता दें कि देखिए नीचे में A1 B2 माइनस A2 B1 इसमें भी वही है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टली लिख सकते हैं। यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप डायरेक्ट नीचे वाला उतार सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई गलत होने की कोई संभावना नहीं है। यदि क्विकली काम करना चाहते हैं तो इसी चीज़ को सेम उतार देना नीचे वाले में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जितना आया है उतना ही आना चाहिए, ठीक है। उतना ही आ रहा है मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग बौखला जाता है, सामने वालों को देख मतलब नर्वस फील करते हैं कि वो बहुत आगे चल गया, हम बहुत पीछे, ठीक है। क्विकली काम करना चाहते हैं तो इस तरह से काम कर सकते हैं। और भी आसान तरीका बताएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और अच्छा एग्जामिनेशन जैसे हम लाए थे उस तरह से अच्छा मैथ में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21 देखिए माइनस प्लस 15 एकम 15 माइनस 3 एकम 3 देखिए माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 3 9। यहाँ पर देखिए कितना माइनस 7 21 हो गया, अब 15 एकम 15 माइनस प्लस सही कैलकुलेशन सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों 6, 12 के साथ माइनस तो माइनस। अब देखिए 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, मतलब मेरा जो डायरेक्शन एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस कितना आ गया 1, लेकिन इसलिए देखिए दोस्तों x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया -1। तो ये आपका आंसर।